चौथी खिड़की का प्रेत। शायद ये कहानी देखी होगी, सुनी होगी, पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये कहानी हमें इतना डराती क्यों है? आज हम सिर्फ कहानी दोबारा नहीं सुनेंगे, बल्कि हम इसके एक एक परत को खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि डर और सस्पेंस का ये जाल आखिर बुना कैसे गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से। सोचिए जरा, क्या कोई खिड़की श्रापित हो सकती है? एक मामूली सी खिड़की, क्या वो किसी आत्मा का दरवाजा बन सकती है? बस यही एक सवाल है जो हमें इस कहानी के गहरे रहस्य में खींच कर ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के सेटअप की, यानी चौथी खिड़की का ये रहस्य आखिर है क्या? तो कहानी हमें ले चलती है जनपद सिविल अस्पताल के मॉर्ग में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कुछ किरदारों से। एक तरफ है डॉक्टर प्राची, नई है, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट हैं और हर चीज को सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की नजर से देखती हैं। और दूसरी तरफ है रघु, जो पिछले 30 सालों से वहीं काम कर रहे हैं और वो उन राज और कहानियों पर यकीन करते हैं जिन्हें विज्ञान कभी समझा नहीं सकता। और बस यहीं से साइंस और सुपरस्टिशन के बीच असली टकराव शुरू होता है। और फिर कहानी में आती हैं वो पहली और शायद सबसे जरूरी चेतावनी। रघु डॉक्टर प्राची को साफ साफ कहते हैं, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और बस यहीं से हमारा डर और हमारी जिज्ञासा दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। जो कुछ देर पहले तक सिर्फ एक चेतावनी थी ना, वो अब डॉक्टर प्राची के लिए एक भयानक हकीकत बन जाती है। अमावस की रात है, लाइटें टिमटिमा रही हैं, एक अजीब सी खरोचने की आवाज, और फिर वो अपनी आंखों के सामने लोहे की सलाखों को अपने आप मुड़ते हुए देखती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक डॉक्टर के लिए जिसका पूरा करियर ही साइंस पर टिका है, उसके लिए ये मानना कितना मुश्किल होगा। कहानी अब सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि खतरनाक भी हो चुकी है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ से खतरे की परछाई और भी गहरी और लंबी होने लगती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये तो सालों से चला आ रहा एक खतरनाक पैटर्न है। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की हत्या होती है। फिर 6 साल पहले एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो जाता है। 2 साल पहले डॉक्टर जोशी उस खिड़की को खोलते हैं और कुछ ही हफ्तों में उनकी भी मौत हो जाती है। हर मौत इस खिड़की के श्राप को और भी पुख्ता करती जा रही है। लेकिन डॉक्टर प्राची उन लोगों में से नहीं हैं जो डरकर चुप बैठ जाएं। नहीं, अब उन्हें जवाब चाहिए और इसीलिए वो सीधे डीन घोष के पास पहुंचती हैं। उन्हें जानना है कि आखिर इस चौथी खिड़की का सच क्या है, इसकी असली कहानी क्या है। और तब जाके पर्दा उठता है इस राज से। पता चलता है कि ये कोई अनजान भूत नहीं, बल्कि निधि नाम की एक लड़की की आत्मा है। एक ऐसी बेबस लड़की जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जिसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया था। उसका दर्द, उसका अधूरा इंसाफ, असल में यही इस खिड़की के श्राप की असली जड़ है। और ठीक इसी बीच अजय की मौत हो जाती है, वही वार्ड बॉय जिसने गलती से उस खिड़की को छू लिया था। उसकी लाश मौके फर्श पर मिलती है, चेहरे पर वही खौफ। ये डॉक्टर प्राची के लिए एक सीधी सीधी खुली चेतावनी है कि अब ये कोई पुरानी कहानी नहीं रही, खतरा बिल्कुल सामने है, इसी मुर्दा घर में। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, आमना सामना, अमावस्या की उस काली रात में। अब वो मोड़ आ चुका था जहां डॉक्टर प्राची का विज्ञान जवाब नहीं दे पा रहा था। तो अब सहारा लिया जाता है आस्था का। एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया जाता है। चंदन और राख से एक सुरक्षा घेरा बनता है। मंत्रोच्चार शुरू होता है उस बेचैन आत्मा को बुलाने के लिए। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, क्योंकि अब निधि की आत्मा से सीधा सामना होने वाला है। लेकिन जब निधि की आत्मा सामने आती है तो वो हमला नहीं करती, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ एक चीज मांगती है, मुझे न्याय दो। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अचानक से ये एक हॉरर स्टोरी नहीं रह जाती, ये बन जाती है न्याय के लिए एक गुहार। डर की जगह अब दिल में सहानुभूति पैदा होती है। और तब डॉक्टर प्राची, वो साइंटिस्ट जो इन सब पर यकीन नहीं करती थी, एक वादा करती हैं। वो कहती हैं, मैं करूंगी, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाऊंगी,
तुम्हें शांति दूंगी, ये वादा है। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये डर पर इंसानियत और करुणा की जीत है। अब प्राची सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उस तड़पती हुई आत्मा को भी बचाने की जिम्मेदारी उठा लेती हैं। इसके बाद हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, समाधान, जहां उस आत्मा को आखिरकार शांति मिलती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। एक आध्यात्मिक वादे को पूरा करने के लिए डॉक्टर प्राची अपने साइंटिफिक स्किल्स का इस्तेमाल करती हैं। वो 8 साल पुरानी केस फाइल फिर से खुलवाती हैं, डीएनए रिकॉर्ड्स की पड़ताल करती हैं और आखिरकार निधि के परिवार को ढूंढ ही लेती हैं। और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ निधि का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उस तड़पती हुई आत्मा को मोक्ष दिलाने का जरिया था। सालों के लंबे इंतजार के बाद निधि को आखिरकार शांति मिल ही जाती है और इसका असर मुर्दा घर पर साफ दिखता है, जो पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले डरावनी आवाजें और ठंडी हवा के झोंके महसूस होते थे, वहां अब एक अजीब सी खामोशी और शांति है। और वो चौथी खिड़की, उस पर अब एक देवी की तस्वीर लगी है। ये एक प्रतीक है इस बात का कि कैसे इंसानियत और न्याय ने मिलकर एक श्राप को भी आशीर्वाद में बदल दिया। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या एक भटकती हुई आत्मा के लिए न्याय ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है? ये सवाल हमें उन अनगिनत, अनकही, अनसुनी कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जो शायद हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हों।